महाविद्यालय की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी नाटक के उद्भव से पूर्व के वीडियो में मैंने नाटक की उत्पत्ति के संबंध में आपसे चर्चा की थी। नाटक की उत्पत्ति के मैंने आपको बताया था कि इसके मूल में मनोवैज्ञानिकों ने 4 प्रमुख कारण बताए थे। एक अनुकरण की प्रवृत्ति, दूसरा पारस्परिक परिचय की प्रवृत्ति, तीसरा किसी जाति या समुदाय अर्थात राष्ट्र रक्षा की प्रवृत्ति के लिए नाटक का सृजन, और चौथा आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। जहाँ तक हिंदी नाटक का उद्भव का संबंध है तो उससे पूर्व हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या भारत में नाटक की जो एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है हिंदी नाटकों से पूर्व, वह क्या थी। यद्यपि हमारे सिलेबस में पूरी तरह से हिंदी नाटक का उद्भव और विकास ही लगा हुआ है, किंतु हम संक्षेप में इस बात को जाने बिना आगे बढ़ नहीं सकते कि हिंदी से पूर्व जो हमारी संस्कृत आदि भाषाएं थी उसमें नाटक की क्या परंपरा रही है, क्योंकि उसी से हिंदी नाटक समृद्ध हुआ था। जहाँ तक यूनानी नाटकों की बात है तो संभवतः यह कहना कि भारत में नाटकों का प्रचलन भारत यूनानी संपर्क से हुआ बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में नाटकों का प्रचलन भारत यूनानी संपर्क से बहुत पहले हो चुका था। इसको मैंने पूर्व वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम जहाँ हिंदी से पूर्व संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य या महत्वपूर्ण जो साहित्यकार रहे हैं, थोड़ा हम उसकी संक्षेप में चर्चा करें कि किस तरह से हिंदी से पूर्व नाटक की परंपरा वहाँ मिलती है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान पाणिनि की तरफ जाता है, जो ईसा से 400 पूर्व वर्ष हुए थे। उनके सूत्रों में कृशासव और शिलालिन नाम के नट सूत्रकारों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ विनय पिटक में हमें अश्वजीत और पुनर्वसु नाम के 2 भिक्षुओं का वृत्तांत मिलता है, जिन्होंने रंगशाला में नर्तकियों से बात करने और नाटक देखने के अपराध में प्रवार्जनीय दंड मिला था। इसी प्रकार जैन कल्प सूत्रों में भी हमें अनेक ऐसे साधुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें नाटक देखने का शौक हो गया था। यदि हम वाल्मीकि रामायण की चर्चा करें तो उसमें भी अनेक नट एवं नर्तकियों के निवास का वर्णन मिलता है। पुराणों की चर्चा करें तो हरिवंश पुराण में राम जन्म, कौबेर, रंभाभिसार आदि नाटक के खेले जाने की चर्चा मिलती है। ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व भारत के नाट्य सूत्र में नाट्य कला की एक दीर्घ परंपरा का हमें विवेचन मिलता है। अब प्रश्न यह है कि हिंदी नाटक की जो शुरुआत है या जो हिंदी का पहला नाटक है वह कौन सा है। तो उससे पूर्व भी यदि हम अनेक दूसरे संस्कृत के नाटककारों की चर्चा करें तो हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण कवि संस्कृत के महाकवि भास आते हैं, जिन्होंने प्रतिभा, पंचरात्र, स्वप्न वासवदत्ता आदि अनेक नाटक खेले, जिनमें नाट्य कला का एक उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर हमें दिखाई देता है। संस्कृत में नाट्य साहित्य की वृद्धि करने वाले अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने नाटकों पर विशेष साहित्य सृजन किया था। यदि हम संस्कृत नाटक की परंपरा का विकास परवर्ती भाषाओं में देखें तो प्राकृत षटकों में भी हमें नाटक मिलते हैं, जैसे कपूर मंजरी, रंभा मंजरी, चंद्रलेखा, श्रृंगार मंजरी, आनंद सुंदरी आदि। ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में नाटक की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और हिंदी में नाट्य साहित्य के उद्भव से पहले बहुत हद तक हम इस बात को देखते हैं कि नाटक को बहुत कुछ एक सुदृढ़ रूप में हमारे संस्कृत के साहित्यकारों ने इसको एक रूप प्रदान किया था। अब हम चर्चा करते हैं
हिंदी नाटक के उद्भव और उसके विकास की। हिंदी में नाट्य साहित्य का उद्भव कब से माना जाए, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं, उन्होंने अपने बहुत अनुसंधान किया नाटकों पर, और सबसे प्रसिद्ध विद्वान वो नाटकों पर अनुसंधान करने वालों माने जाते हैं। उनके अनुसार नाटक 13वीं शताब्दी में ही भारत उत्पन्न हो गया था, जबकि सामान्य रूप से हिंदी में नाट्य साहित्य का उद्भव हम 19वीं शताब्दी से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा जो 13वीं शताब्दी से हिंदी में नाटक का उद्भव मानते हैं, उसके मूल में वो रासलीला संबंधी नाटकों का उदाहरण देते हैं। उनकी जो खोजबीन करने की प्रवृत्ति है, उसमें उन्होंने अनेक रासलीला संबंधी नाटकों के उदाहरण दिए। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक गय सुकुमार रास है, किंतु डॉक्टर ओझा के इस तर्क को अनेक विद्वानों ने नकार दिया। जो विद्वान 13वीं शताब्दी से हिंदी नाटक का उद्भव नहीं मानते हैं, उनके अनुसार रासलीला संबंधी नाटक वस्तुतः नाटक की श्रेणी में ही नहीं है। वे रास काव्य श्रेणी के नाटकों को नाटक न मानकर काव्य श्रेणी के अंतर्गत ही मानते हैं, और उनका स्पष्ट मत है कि इन रासलीला नाटकों में गद्य बिल्कुल नहीं मिलता है, गद्य का अभाव है, संवाद की कोई योजना नहीं है, और रंगमंच के दृष्टिकोण से भी वे नाटक नहीं लिखे गए हैं। इसलिए डॉक्टर दशरथ ओझा के मत को कई विद्वान अस्वीकार करते हैं। फिर भी हम हिंदी नाटक की परंपरा में यदि हम दूसरा दृष्टिकोण या दूसरा अध्याय देखें, तो हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा जो मैथिली भाषा है वह सामने आती है। उसमें लिखे गए नाटक के अंतर्गत मैथिली नाटक जो हैं वो हिंदी के बहुत प्राचीनतम नाटक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस भाषा के नाटकों में सबसे पहले हमें नाटकीय तत्व भी मिलते हैं। मैथिली भाषा के महत्वपूर्ण कवि के बारे में आप स्वयं जानते ही हैं। मैथिली भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि विद्यापति हैं, और विद्यापति के द्वारा रचित अनेक नाटक बताए जाते हैं, किंतु जो सर्व प्रसिद्ध नाटक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह गोरक्ष विजय है, जिसे कई बार हिंदी का प्रथम नाटक कह दिया जाता है। मिथिला भाषा में अनेक नाटक लिखे गए। उनका सर्वाधिक प्रभाव भारत के उड़ीसा और आसाम के प्रांतों पर पड़ा, और उस प्रांत में जो लिखे जाने वाले नाटक थे वह मिथिला नाटकों से बहुत हद तक प्रभावित हुए थे। यदि हम विद्यापति के अतिरिक्त अन्य मिथिला नाटकों की चर्चा करें, तो हमारे सामने गोविंद, रामदास, देवानंद, रमापति आदि कई ऐसे नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जो मैथिली भाषा के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। इन सब नाटकों के जो बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, मैं संक्षेप में थोड़ा सा उनकी चर्चा करूंगा, उनके नाम बताऊंगा, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। नल चरित नाटक, उषा हरण नाटक, रुक्मणी हरण, आनंद विजय आदि। हिंदी के अनेक वरिष्ठ नाटककार मैथिली नाटक को हिंदी के नाटक नहीं मानते हैं। इसका कारण यह है कि उनके अनुसार इस भाषा में जो नाटक लिखे गए उसमें गद्य पद्य मिश्रित भाषा का प्रयोग है, और कोई भी नाटक ऐसा नहीं है जिसमें सामान्य रूप से गद्य का प्रयोग अधिक हुआ हो। और जहाँ तक भाषा और विषय वस्तु का प्रश्न है, तो वे विद्वान इन नाटकों को भी रासलीला नाटकों से ही गहरी समानता मानते हैं। इसी कारण वे मैथिली नाटकों को हिंदी नाटक नहीं मानते हैं। अब तक जो हमने चर्चा की है उसमें रासलीला संबंधी नाटक और मैथिली नाटक की है, किंतु रासलीला संबंधी जो नाटक है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी आवश्यक है। वह इस तरह से है कि जिस समय भारत के पूर्वी प्रदेशों में जो मैथिली नाटक चल रहे थे, उस समय भारत में ब्रज प्रदेश में रासलीला के बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे थे, उद्भव हो रहे थे, और उनका मंचन भी हो रहा था। इन रासलीला संबंधी नाटकों को खोजबीन करने का कार्य डॉक्टर दशरथ ओझा के द्वारा किया गया था। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर दशरथ ओझा बहुत प्रसिद्ध
नाटक के शोधकर्ता हैं हिंदी साहित्य में, और उनके द्वारा एक आधारशिला हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की बताई गई है, वो आज भी मील के पत्थर के रूप में है। उन्होंने ब्रज प्रदेश में जो रासलीलाएं होती थी उसको, उन्हीं को विषय वस्तु बताकर जो नाटक लिखे जाते थे, अपनी खोजबीन प्रवृत्ति में उन्होंने ऐसे अनेक रासलीला संबंधी नाटकों का उल्लेख किया, जैसे गोवर्धन लीला, श्याम सगाई लीला, जिसको उन्होंने नाटकों का विषय को अभिनय के अनुकूल भी बताया और उनको नाट्य साहित्य के, हिंदी नाट्य साहित्य के बहुत हद तक उसको अनुकूल मानकर उन नाटकों का विश्लेषण किया था। यद्यपि इस बात को हम नहीं बोल सकते कि ये जितने भी नाटक हैं इनका विषय साहित्यिक नहीं है, और यही कारण है कि यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगता है रासलीला नाटकों पर कि ये नाटक क्या जब साहित्य की नहीं है तो उन्हें साहित्य की श्रेणी में कैसे माने। तो कई विद्वानों ने आगे चल करके इस रासलीला संबंधी नाटकों को साहित्यिक नाटक न मानकर इनको लोकनाट्य माना और लोकनाट्य के रूप में ही इनको ग्रहण करने के लिए कहा। अब हम कुछ ऐसे नाटकों की चर्चा करते हैं जो सामान्य रूप से पद्यबद्ध नाटक कहे जाते हैं, और वे 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिक रचे गए थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनेक पद्यबद्ध नाटकों की रचना हुई, जैसे प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, हृदय राम का समयसार नाटक, नवाज का शकुंतला नाटक, लक्ष्मीराम का करुणाभरण आदि। इन नाटकों को हम हिंदी साहित्य के नाट्य साहित्य में तो स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे तरीके से यदि इनका अध्ययन करें तो इनका विषय बहुत हद तक रासलीलाओं से कोई अलग नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये नाटक तो हैं, किंतु ये पद्यबद्ध नाटक है, और पद्यबद्ध नाटक जो होते हैं उसे हम पूर्ण रूप से नाटक की श्रेणी में नहीं मान सकते, क्योंकि गद्य का होना अनिवार्य है नाटक की विधा में। और उन नाटकों का अभिनय भी यदि हम देखें 16वीं 17वीं शताब्दी का, तो वह बिल्कुल नहीं हुआ था। आधुनिक जो नाटक हैं उसके अनुकूल जो नाटक लिखे गए आधुनिक समय में और जिसमें अभिनय हुआ, उसके अनुकूल वे 16वीं और 17वीं शताब्दी के नाटक नहीं हैं। अब यदि हम चर्चा करें तो वास्तव में नाटक की शुरुआत कब होती है हिंदी में, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटक वास्तव में भारतेंदु युग से ही शुरू होता है। उपयुक्त इससे पहले हमने जितने भी नाट्य परंपराओं की चर्चा की है, उसे पहली बात तो हम हिंदी साहित्य में उसे स्थान देना ही हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब हमारे सामने आधुनिक जो हिंदी नाटक है, वहीं से हम यदि कहें कि हिंदी नाटक की शुरुआत है तो वह ज़्यादा उचित होगी। आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत देखिए वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही हुई थी, किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले भी उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने एक नहुस करके नाटक लिखा। उस नाटक में नाटक के कई तत्वों का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था और उसे कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक तक भी कह देते हैं। इसलिए हिंदी के मौलिक नाटक लिखने का श्रेय जो भारतेंदु को जाता है, उससे पूर्व उनके पिताजी की तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का गया है। हिंदी के मौलिक नाटक नहुस को कई विद्वान मानते नहीं हैं, फिर भी इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि कम से कम कि श्री गणेश तो किया गया था। भारतेंदु काल से पहले हिंदी नाटक का उद्भव क्यों नहीं हुआ, पहले हम यदि इसकी चर्चा करें, जैसे हमने पूर्व में सारे चर्चा की थी कि रासलीला नाटक पद्यबद्ध या 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो मूल रूप से जो हमारे मुख्य भाषाएं थी हिंदी की, उसमें वह नाटक नहीं मिलते हैं। कुछ में गद्य का भाव, किसी में क्या। तो यदि संक्षेप में हम चर्चा करें क्या क्या कारण रहे हैं इसके मूल में भारतेंदु से पहले नाटक के, हिंदी में नाटक नहीं लिखे जाने के, तो सर्वप्रथम हमारे सामने गद्य का ही प्रश्न आता है। केवल नाटक ही नहीं, यदि हम हिंदी साहित्य की कोई भी विधा उठाकर देखें, जैसे उपन्यास हो, कहानी हो, संस्मरण, रेखा चित्र हो, तो किसी भी विधा का विकास भारतेंदु युग से पूर्व नहीं हुआ। उसका मूल कारण यह है कि उस समय गद्य का ही अभाव था, और दूसरा कि उस समय पूरी तरीके से जो हमारे प्रदेशों में संतों की वाणी जो थी वह गूंज रही थी, और उसी
का प्रभाव जनता पर अधिक था, इसलिए वह सारा काव्य में भाषा में चल रहा था और इस कारण से सारी जो गद्य की विधाएं हैं वह उद्भव नहीं हो पाई और नाटक भी उसे अछूता नहीं रहा। यदि भारतेंदु से ठीक पहले की हम चर्चा करें तो हमारे सामने रीतिकाल आता है। रीतिकाल पूर्ण रूप से एक चिंतनहीनता का, विलासिता का काल माना जाता है और प्राय कवि दरबारों में रहकर जो राजाओं थे उनके यशोगानों का काव्य में भाषा में ही वर्णन कर सकते थे, क्योंकि उसी से उनकी आजीविका चलती थी। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि भारत में भारतेंदु युग से पूर्व नाटक नहीं मिलते हैं। नाटक के उद्भव के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व एक होता है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में एक सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए। रीतिकाल तक हम देखते हैं तो वह चेतना सोई हुई थी। पूरा हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था वह कहीं दिखाई नहीं देता था, जागरूकता का बिल्कुल अभाव था और जो राष्ट्रीय चेतना और जो सांस्कृतिक भावना थी वह हमें भारतेंदु काल में ही दिखाई देती है। इसी कारण गद्य की अन्य विधाओं का जो विकास भारतेंदु काल में हुआ उसी तरीके से नाटकों का विकास भी हुआ था। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने है कि जितनी भी अन्य विधाएं विकसित हुई उन सब में नाटक सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। उसका मूल कारण इतना ही है कि भारतेंदु और उसकी मंडली के जितने भी लेखक थे उन्होंने न केवल नाटक लिखे बल्कि उसकी अभिनयशीलता के लिए उन्होंने रंगशालाएं भी स्थापित की और उसमें नाटकों का मंचन भी किया। और यही कारण है कि भारतेंदु काल नाटकों की दृष्टि से कई बार तो स्वर्ण युग तक कह दिया जाता है। नवराष्ट्रीय, अब हम चर्चा पूरी तरीके से भारतेंदु काल की ही करते हैं। अभी देखिए, भारतेंदु काल में नवराष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष हो रहा था। इसमें जहाँ एक और जनता की राष्ट्रीय भावना उबाल माल रही थी, वहीं दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक जो जागरूकता थी, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राममोहन राय है आदि, उन सब के द्वारा भी एक धार्मिक और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो रही थी और पूरे देश में एक वातावरण बन रहा था नाटक के लिखने के लिए। और उसी का परिणाम हुआ कि भारतेंदु और उसकी मंडली के अनेक लेखकों ने नाटक लिखने शुरू किए। भारतेंदु का आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य में पुष्किन का है। बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी ने अपने नाटक की विषय वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रेम, श्रृंगार आदि सब कुछ रखी है, लेकिन मूल में उनका जो उद्देश्य था वह है कि जागरण की भावना। देखिए, भारतेंदु के भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रलाप आदि कई नाटक हैं जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने आर्य ललनाओं को भारतीय संस्कृति का शुभ संदेश भी दिया है। और विशेष रूप से नील देवी और सती प्रलाप में उन्होंने भारतीय नारियों को इस तरह से उनके भावना भर दी है कि वे भी पुरुषों के बराबर हमारी राष्ट्रीय जागरण में योगदान कर सके। वैसे भारतेंदु के नाटकों को यदि हम देखें तो उनकी प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पलायनवादी और रोमानी भी कही जा सकती है। और यह आरोप जो लगाने वाले विद्वान हैं, यदि उनका हम तर्क देखें तो काफ़ी हद तक थोड़ा ठीक भी है। देखिए, भारतेंदु के नाटकों का जो उद्देश्य है वह तो चरित्र सुधार है, किंतु उसके मूल में एक रोमानी दृष्टिकोण भी रखा गया उनके द्वारा। और इसी का परिणाम है कि भारतेंदु के जो अन्य साथी थे उन्होंने थोड़ा लीक से हटकर उन्होंने नाटक लिखे। अब भारतेंदु के अतिरिक्त उनकी मित्र मंडली के लेखकों की यदि हम चर्चा करें तो अनेक ऐसे महत्वपूर्ण हमारे सामने नाटककार आते हैं जिन्होंने नाट्य साहित्य का सृजन किया और इतना सुदृढ़ रूप में कि निश्चित रूप से उन्होंने और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी राज की नींव को हिलाकर रख दिया। उन नाटकों में प्रमुख नाटककार हैं राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र आदि।
अब इनके कुछ प्रमुख नाटकों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, राधा कृष्णदास ने महाराणा प्रताप और प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर और शालिग्राम ने मोर ध्वज और श्रीनिवास दास ने संयोगिता संवर नाटक लिखे। और ये नाटक वस्तुतः भारतेंदु की ही देन है कि उनके प्रेरणा से उन्होंने नाटक लिखे। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु के माध्यम से भारतीय जनता में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरण का एक बहुत दिव्य संदेश दिया था। जी ने सामाजिक एवं धार्मिक समस्या को केंद्र में रखकर जो नाटक लिखे उनमें प्रेम जोगिनी और इसी से प्रेरित होकर राधा कृष्ण दास ने भी दुखिनी बाला और प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट नाटक लिखे, जिसमें बाल विवाह गो हत्या संबंधित समस्याएं हैं। अब यदि हम भारतेंदु युग के नाटकों की चर्चा करें तो उसमें राष्ट्र प्रेम हमें सर्वाधिक दिखाई देता है। और इसमें भी विशेष रूप से भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। वो नाटक देखकर, उसको पढ़ करके भारतीयों में एक नव संदेश कह सकते हैं कि उनको मिला और अंग्रेजी राज के प्रति एक घृणा की भावना उत्पन्न हुई उस भारत दुर्दशा नाटक से। अंग्रेजी राज सुख साध सजय सब भारी, पे धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। यह पंक्ति आज भी जितने भी नाटक हमारे हिंदी नाटक प्रेमी हैं उनके मुख पर बोली जाती है। यह नाटक विदेशी शासन की क्रूरता और पुलिस वालों के दुर्व्यवहार, शासकों की मनमानी, भारतीय जनता का विदेशी शासकों के प्रति मोह आदि सभी प्रवृत्तियों पर एक गहरी चोट करता है। भारतेंदु काल में लिखे गए नाटकों के अंतर्गत केवल भारतेंदु ही नहीं, अन्य नाटककारों ने भी उस तत्कालीन शासन व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया, चाहे वह हास्य व्यंग्य विनोद के माध्यम से किया हो या वह किसी अन्य तरीके से। विनोदपूर्ण नाटकों में भारतेंदु का प्रमुख नाटक वैद्य की हिंसा न बहुती है। इस नाटक में उन्होंने गोमांस खाने वालों पर कड़ा प्रहार किया और इसके अतिरिक्त इस काल में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा भी बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे गए थे। कुल मिलाकर भारतेंदु युग के जो नाटक हैं वो नाटक हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही यदि उसे एक ठोस आधार और नींव मिल जाए नाटक को, तो इससे बड़ी बात हिंदी नाटक के लिए क्या हो सकती है। नाटक में नाटक के तत्वों के अनुरूप सभी विशेषताएं मिलती है भारतेंदु युग के नाटकों में। उसमें पात्रों के चरित्रों का व्यक्तित्व भी पूर्ण रूप से उभर कर आता है, तो नाटक का कथानक भी कहीं भी विसंकलित दिखाई नहीं देता। और संवाद तो इतने अच्छे हैं। यह अवश्य है कि कुछ संवाद लंबे हो गए हैं जो नाटक के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, बहुत अधिक लंबे हो गए। फिर भी यदि हम देखें शुरुआत में जो नाटक लिखे गए थे जो अनुवाद में थे, केवल उसमें ही संवाद अधिक लंबे मिलते हैं, अन्य उसमें तथ्यों में नहीं मिलते हैं। जहाँ तक भारतेंदु युग के नाटकों की विषय वस्तु का सवाल है, तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। वह विषय वस्तु सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पौराणिक आदि रही है। कुल मिलाकर नाटक के तत्वों के अनुरूप हिंदी नाटक में भारतेंदु का स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है। अब अगले व्याख्यान में हम भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी युग अथवा जिसको हम सुधारवादी युग भी कहते हैं उसकी चर्चा की जाएगी।